61 है, 2 है, 2 है। जी हम रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़े थे, ऐसे ही पढ़े थे ना, भूल तो नहीं गए? ओके, तो हमने मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की रेलेवेंट कॉस्ट पढ़ ली थी। थोड़ा सा ज़रा 1-2 मिनट लगा के रिवाइज कर लेते हैं। मटेरियल की जो थी, आउट ऑफ स्टॉक होगा या इन स्टॉक होगा। अगर आउट ऑफ स्टॉक होगा तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट मार्केट प्राइस, और अगर इन स्टॉक होगा तो फिर देखना पड़ेगा रेगुलर यूज़ है या नॉट इन रेगुलर यूज़ है। अगर वो रेगुलर यूज़ है तो मार्केट से ख़रीद लें, करंट मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और अगर नॉट इन रेगुलर यूज़ है तो फिर क्या होगा भाई? तो फिर देखना पड़ेगा क्या आप उसको सेल करने का इरादा रखते हैं या किसी और जगह पे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। अगर आप सेल करने का इरादा रखते हैं तो बेच के जितने पैसे आ सकते थे नहीं आएंगे, वो आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट है। और अगर आप उसको किसी और प्रोडक्ट की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे, तो जो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में आपके पैसे बच सकते हैं वो आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट है। ठीक होगी बात? ओके। लेबर सिंपल है, या तो वो परमानेंट होगी या वो टेम्प्रेरी होगी। अगर वो परमानेंट लेबर है तो फिर क्या होगा जी? अगर तो वो वेली बैठी हुई है तो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर वो वेली नहीं बैठी हुई, किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो फिर कंट्रीब्यूशन लॉस। और अगर लेबर टेम्प्रेरी है तो फिर जो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं वो हायरिंग कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। अगर लेबर जो है वो जिसे कहते हैं कि आइडल पड़ी हुई है तो हायरिंग कॉस्ट है। अगर लेबर आइडल नहीं है, बिजी है किसी और प्रोजेक्ट पे, तो फिर हायरिंग कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रीब्यूशन लॉस आपने लेना है वो पर यूनिट नहीं लेना, बल्कि पर लेबर आर लेना है। ठीक है, पर लेबर आर। ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलिवेंट। ठीक है, और जब फिक्स की बात आती है तो देखना पड़ेगा अवॉइडेबल है या अनअवॉइडेबल है। अगर वो अवॉइडेबल होंगे तो रेलिवेंट है, और अगर वो अनअवॉइडेबल होंगे तो फिर इररेलेवेंट है। सवाल भी हमने काफ़ी सारे इसके कर लिए थे। अब आखिरी बात इसकी करते हैं, उसके बाद हम अगले चैप्टर सीवीपी की तरफ जाते हैं। मशीन, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन। इसका फ्लो चार्ट मैं आपको पहले बनवा देता हूँ, आप भी साथ साथ नोट करते जाएं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। नोट करें, फिर आपको बताता हूँ करना क्या है।
जी आगाज़ करें कि नोट कर रहे हैं अभी? हो गया नोट? ओके। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्ट है मशीनरी की। दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो आप नई मशीनरी ख़रीद लेंगे या एग्जिस्टिंग को इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप नई मशीन ख़रीदेंगे तो मिसाल के तौर पे मशीन आपको मिली 100 रुपये की और आपने उसको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब प्रोजेक्ट के आखिर में पहुँचे तो उसकी वैल्यू हो चुकी थी 80। क्या आपके प्रोजेक्ट की वजह से 20 रुपये की मशीनरी वैल्यू गिरी? तो यही आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक होगी बात? सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, कभी कभार ना ये डाटा मौजूद नहीं होता, यानी कि वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट गिवन नहीं होती। परचेज प्राइस तो गिवन होगी, इसका मसला होता है। ये कभी कभार सवाल में गिवन नहीं होती, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन का डाटा दे दिया जाता है। तो फिर असल में ये 20 क्या है? असल में ये डेप्रिशिएट ही तो है, ये डेप्रिसिएशन ही तो है कि आपके प्रोजेक्ट की वजह से उसकी कितनी वैल्यू गिर गई। तो ये डेप्रिसिएशन ही होती है ना। तो बेसिकली अगर ये गिवन नहीं है ना, तो फिर आप डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ अबव डाटा इज नॉट गिवन, यूज डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी एज अ रेलेवेंट कॉस्ट। तो फिर आप उस प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दें। जितनी डेप्रिसिएशन आपके प्रोजेक्ट की निकलेगी, प्रोजेक्ट के लिहाज से निकलेगी, वही आपने रेलेवेंट कॉस्ट के तौर पे शामिल कर लेनी है। ठीक होगी बात? कोई प्रॉब्लम? नया प्लांट नहीं खरीद रहे, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। दो ऑप्शंस हैं, या तो वो किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। अगर किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है तो बिल्कुल उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट ले लें। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर तो उसने आपको बता दिया है कि जी अगर आप इस मशीनरी को यहाँ पर ले आते हैं तो इतने रुपए लम सम जो है वो आपके लॉस हो जाएंगे, तो वो शामिल कर दीजिएगा। हो सकता है वो आपको बता दे कि जी कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर दे दे। हो सकता है ना कि जी एक मशीन आर अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो इतना लॉस है। तो आपको ना थोड़ा सा ये खुद देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या उसने आपको लमसम दिया हुआ है। अगर उसने लमसम कह दिया जी 100 रुपये है, जो इस प्रोजेक्ट में से अगर आप निकाल लेंगे तो आपको 100 रुपये का नुकसान होगा, तो इसका मतलब है कि इसको तो आपने एज इट इज़ ऐड कर देना कि ये आपकी कॉस्ट होगी। लेकिन अगर वो कह दे नहीं भाई, 5 रुपये पर मशीन आर मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस होता है अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, फिर आप 5 डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि ये मशीन आपके नए वाले प्रोजेक्ट में कितना इस्तेमाल हो रही है। अगर वो 100 घंटे इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब है कि हर घंटे पे आपको 5 रुपये का दूसरे प्रोजेक्ट पे नुकसान हो रहा होगा। तो इट मीन्स के 500 इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा सवाल के अंदर। अगर लमसम चीज़ आ रही है, उसने लमसम अमाउंट दी हुई है, वो एज इट इज़ ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर उसने पर मशीन आर की बेस पे डाटा दिया हुआ है तो वो इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। मशीन किसी के इस्तेमाल में नहीं, वेली पड़ी हुई है। तो सर आज वो बिक सकती है 50 रुपये की, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे, मज़ीद इस्तेमाल होगी, मज़ीद ख़राब होगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी 40 रुपये पे। तो इसका मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने की वजह से 10 रुपये का नुकसान हो गया आपको। तो यही आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट। तो सर ये मशीन की रेलेवेंट कॉस्टिंग है, मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, आसान है। देखना पड़ेगा नई है या इस्तेमाल शुदा है। अगर नई है तो देख लें परचेज प्राइस क्या है और प्रोजेक्ट के एंड पे क्या वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस। डाटा मौजूद नहीं है, डेप्रिसिएशन इस्तेमाल कर लें। और अगर एग्जिस्टिंग प्लांट है, इस्तेमाल में है, तो कंट्रीब्यूशन लॉस। और अगर वो किसी इस्तेमाल में नहीं है तो आज कितने का बिक सकता है, प्रोजेक्ट के एंड पे कितने का बिकेगा, जितनी वैल्यू गिरी होगी वही आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट। कोई सवाल? हाँ भाई, कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है। चलें फिर आगे। ओके, नोट कर लें इसको, जो भी अगर नोट कर रहे हैं, एक आधा मिनट है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सीवीपी की तरफ चलते हैं। क्यों आए हो यार तुम? घर बैठते यार ऐसे ही अजीब आ जाते हो रोज़। मैं भी सोच रहा था छुट्टी करूँगा, बरा ही जाते हो यार तुम लोग। तुम भी आ गए हो यार, अजीब आदमी हो तुम यार, आराम से घर बैठना था। तुम क्या कर रहे हो इतनी दूर से? राजनपुर से आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? तुम इतनी दूर से आ गए हो क्लास लेने? यार कुछ शर्म करो, कुछ जाके यशी करो। क्या करोगे पढ़ के इतना? रिस्क तो वही है जो नसीब से मिलना। क्या ख्याल है? फिर क्या करना है? वो कह रहा है मेरा दिल नहीं कर रहा है। नहीं दिल नहीं कर रहा, जाके कुछ पढ़ा छुट्टियों में या बस ऐशी करके आ गए हो? मैं देख सर, मैं तो किताबें नहीं लेके गया था। किताबें लेके गया था? ये देखें, ये देखें, किताबें कोई नहीं लेके गया था। कौन कौन किताबें लेके गया था साथ? ये देखें, 2000, 3 दुर्शंदा सितारे, बाकी सब किताबें। किताबें बोझ लगती हैं ना जी, हम इनको क्यों लेके जाएं साथ? किताबें तो इधर ही पड़ी थी, हम क्यों कर जाएं? कमाल हो गया है। अल्लाह पूछेगा आप सबसे, और अल्लाह से पहले तो आए क्या पूछेगा आप सबसे। और जब रिजल्ट आएगा तो मम्मी अबू पूछेंगे आप सबसे। कोई बात नहीं, करें नोट। और
कितने चैप्टर रह गए हमारे? रेलिवेंट कॉस्टिंग पे अबूर हासिल हो गया अब आप लोगों को? बस इसके एक दो सवाल हैं, वो आप खुद ट्राई करें। इंशाल्लाह जब सेशन एंड होगा ना तो हमने आखिरी 3 पास पेपर करने ही हैं, फिर इंशाल्लाह वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। मेरे भाई अब हमारा 1 से लेके तो मेरे ख्याल में 8 तक तो डायरेक्ट ही सारा हो चुका है। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट बाय प्रोडक्ट ये इकट्ठा होता है भाई, ये एक ही चैप्टर है, पता नहीं इसने क्यों दो बना दिए हैं। 12वां और 13वां भी इकट्ठा होता है भाई, ये भी एक ही चैप्टर समझें आप। पीछे रह गया जी सीवीपी और डिसीजन मेकिंग 17। तो सर मेरे ख्याल में मसला ही कोई नहीं, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं जी। सर एक्स्ट्रा क्लासें हमारी रोज़ हो तो रही हैं, हमारी क्लास अब 1.5 पौने 2 घंटे की हुआ करेगी रोज़। क्या ख्याल है आपका? ये बात हो चुकी है ना कि 11 बजे तक हम पढ़ लिया करेंगे, नहीं? हाँ तो भाई यही चलेगा बस, आप भी वेले मैं भी वेला। चलिए जी आगाज़ करते हैं। मिटा दूं जो आपके सामने लिखा हुआ है? हमज़ा भाई अब आप लेट आए हैं तो ज़रा देख लें आप भी, अब आपको नहीं समझ आएगी, मेरे से पढ़ाया नहीं जाएगा जी। सर ये हमको रेलिवेंट कॉस्टिंग पिछले जन्म में पढ़े थे, याद है आपको कि भूल गए आप भी? इनको तो याद कराना पड़ा, झंझोड़ना पड़ा कि हम पढ़ रहे थे। सर ये पढ़े थे, आखिरी टॉपिक रह गया था मशीन का। नया पौधा खरीदेंगे या एग्जिस्टिंग पौधे को इस्तेमाल करेंगे? अगर नया पौधा खरीदेंगे तो फिर ख़रीदने की कीमत और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के बाद की कीमत, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रेलिवेंट कॉस्ट है। क्यों? 100 रुपये का ख़रीदा था, प्रोजेक्ट के बाद 80 का हो गया, इसका मतलब है आपके प्रोजेक्ट में 20 रुपये का नुकसान हुआ, तो 20 रुपये आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है। ओके। और अगर ये डाटा मौजूद नहीं है तो आप इस मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, उसका डाटा मौजूद होगा, वो जो डेप्रिसिएशन है दैट इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट। इधर आ जाइए, एग्जिस्टिंग पौधा इस्तेमाल किया, अगर वो पौधा ऑलरेडी कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, इन यूज़ है, तो फिर किसी और प्रोजेक्ट से निकाल के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे, तो वो जिस प्रोजेक्ट से निकालेंगे उसका जो कंट्रीब्यूशन लॉस है वो क्या है जी? वो आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट है। और वो नीचे मैंने बात ये बताई कि हो सकता है कि डाटा में वो आपको कह दे कि उस प्रोजेक्ट से निकालने पे आपको 100 रुपये का नुकसान होगा, तो वो 100 रुपया लमसम एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे भी कह सकता है कि आपको 5 रुपये पर मशीन आर इतना नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप उस प्रोजेक्ट से कितने आर्स के लिए ये मशीन ले रहे हैं, तो फिर आपको उस आर्स को उस मशीन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी। और अगर वो प्लांट इस्तेमाल में नहीं है तो आज अगर वो 50 का बिक सकता है और आप उसको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के बाद बेचेंगे तब वो 40 का बिकेगा, इसका मतलब है आपके प्रोजेक्ट की वजह से आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो वो 10 रुपये आपकी रेलिवेंट कॉस्ट। तो ये है जी मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी की रेलिवेंट कॉस्ट के असूल। कोई प्रॉब्लम? नोट तो नहीं करोगे तुम? ज़रूरत क्या है? हाँ याद है, बस ठीक है, करो नोट इसे जल्दी, याद है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं दोबारा से कॉस्ट शुरू कराऊँ इंशाल्लाह मैं ख़त्म करा दूंगा। 2 घंटे की क्लास तो मैं कहता हूँ लेवल नहीं हो गया। पिक्चर तो लो, ये देखो मोबाइल किधर है तुम्हारा, तो पिक्चर लो। यार ये कौन है यार? ये सुबह क्यों नहीं आए जे? तो सुबह क्यों नहीं आए? सोया हुआ, ये ऐसी लगी है, सोया हुआ था। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुम मुझे अगर 29 अक्टूबर के बाद ग्रुप ए की क्लासों के आसपास मंडलाते नजर आए ना तो फिर तुम हॉस्पिटल में मंडलाते नजर आओगे, सर्द खाने में। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो ना सर्द खाने में कौन होता है? अच्छा सर्द खाने में मंडलाते हैं, मंडला के सर, अजीब आदमी हो यार तुम। ले जी आगाज होने लगा है बहुत ही भयानक चैप्टर का, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसको ना प्यार मोहब्बत से सीवीपी एनालिसिस भी बोलते हैं, जैसे आप सबको घर में शौकत शौकत बोलते हैं ना, सीवीपी एनालिसिस। अच्छा भाई ये चैप्टर जो है ना ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, पूरी बात सुन लीजिएगा। ये चैप्टर ना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये चैप्टर इंतहाई आसान है। इस चैप्टर में आपको मैं सारे फार्मूलाज, आज शायद हम फार्मूलाज ही डिस्कस कर रहे होंगे, मैं आपको सारे फार्मूलाज लिखवा दूंगा, एक एक फार्मूला आपको पता होगा, लेकिन जो इसका सवाल है ना वो ऊपर से गुजर जाता। अच्छा सवाल भी ऊपर से नहीं गुजरता, चले मैं और मजीद बेहतर करता हूँ, सवाल भी समझ आ जाता है लेकिन समझ नहीं आती वो करना क्या है इसमें, उसकी भी एक वजह है। अब
एक तो बात है ना, अभी आपको प्रॉब्लम ये है जी, सवाल समझ नहीं आ रहा सर, करना शुरू कहाँ से करना है। आपको सवाल भी समझ आ जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं है कि करना क्या है। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। वो गेम आती थी अखबारों में, शायद आज भी आती है, रास्ता तलाश करें, सबने गेम खेली हुई है। उसमें 5-6 एंट्री रूट्स होते हैं और वो जाते हैं एग्जिट की तरफ। उसमें से एक रूट ठीक होता है, 6-7 रूट गलत होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर देते हैं। सर सेम मसला यहां पर है, क्योंकि यहां पे मैं आपको 25-30 फार्मूलाज लिखवा दूंगा, अब उन्हीं फार्मूला से आपका सोल्यूशन निकलना। अब आप बैठ के सोचेंगे यार कौन सा लगाऊं, अच्छा वो लगाता हूं, वो लगाता हूं, वो लगा, क्योंकि 5-6 फार्मूला तो हर सवाल में लगने ही लगने हैं। अब वो 5-6 कौन से हैं, ये जिसने पिक कर लिया ना, सवाल हो गया। ठीक होगी बात? तो बस वही बात है, गलत फार्मूला चूज कर लिया, लग रहा होगा कि जी 3 फार्मूले के बाद सवाल हो जाएगा, वो रुक जाएगा, सवाल ब्लॉक हो जाएगा, वो ये तो गलत हो गया, फिर दूसरा रास्ता, नहीं नहीं नहीं, अब वो वाले फार्मूला लगाते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहेगी आपको इसके अंदर। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली इसका सवाल बहुत आसान आता है, छोटा सवाल आता है, इतना मुश्किल सवाल नहीं आता, लेकिन सवाल इसमें से मस्ट आता है। ऐसा नहीं है सवाल नहीं आएगा, सवाल इसमें से लाजमी आएगा। अच्छा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जी, अब हम प्योर डिसीजन मेकिंग वाले उसमें जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ क्या रहे होंगे जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे लिए ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पता है आपको, बात कर लेंगे ब्रेक इवन क्या होता है। वो यूनिट्स हमने निकालने होते हैं, फिर वो हमसे डिसीजन करवाता है कि जी मुझे अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो बताओ कितने यूनिट्स बेचूं, मुझे अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो बताओ कितनी सेल्स करूं। तो इस तरह के जो डिसीजन है ना, बेसिकली वो आपसे करवा रहा होता है। और अगेन ये बात तो आपको पहले से ही पता है, इसमें आपको अगले साल का डाटा, फ्यूचर का डाटा, बजटेड डाटा दिया जाएगा और उस पर आपसे कैलकुलेशन सारी करवाई जाएगी कि भाई बताओ क्या करना चाहिए। और यही बात मैं आपको डे वन से कह रहा हूँ कि भाई सेठ माजी सुनना नहीं चाहता, माजी में जो हो गया सो हो गया। मुझे ये बताओ अगले साल मेरे साथ क्या होगा। मुझे बताओ छोटे शौकत कि अगर मैं 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने चाहिए, ये आप उसे कैलकुलेट करके बताएंगे। मुझे बताओ शौकत कि अगर मैं इतना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो मैं कितनी सेल्स करूं। मुझे बताओ कि अगर मैं इतना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो मेरी मुझे कॉस्ट क्या रखनी चाहिए, मुझे सेल प्राइस क्या रखनी चाहिए। सर फैसले तो ये होते हैं। आप अगर सेठ को इन फैसलों में मदद कर रहे होंगे ना, तो सर वो कहेगा FR1 FR2 वाले तो निकल जा, तू ना आया कर ऑफिस, तो फारग है। तू क्या मुझे 30 जून के बाद आके बता देता सर आपकी सेल इतनी हुई थी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल इतनी हुई थी, आपके खर्चे ओ हो गए थे, पता है मुझे, मैंने इतने पैसे लेने हैं, मैंने इतने पैसे देने हैं, मेरा इतना कर्ज, ओ पता है मुझे सारा कुछ, मेरा कारोबार है, मुझे नहीं पता तो किसे पता। ये देख कितना अच्छा इंसान है, ये कॉस्ट वाला, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला मुझे मुस्तकबिल का बता रहा है। सर इतना प्रॉफिट चाहिए ना, इतने यूनिट्स बेचें, अब मैं फोकस करूंगा 200 यूनिट्स बेचने पे, मेरे 200 यूनिट्स बिक गए ना तो मेरा 2 करोड़ का प्रॉफिट पक्का है। ये कह रहा है मुझे, पढ़ा लिखा आदमी है, CMA पास है, इसकी टाइम पे आता है, क्लास में टाइम पे जाता है, पता है इसको सारा कुछ। सोचें कितना खुश होगा। और अगर 200 यूनिट्स बेचने पे 2 करोड़ का प्रॉफिट आ गया ना, खुश होके वो 2 करोड़ का 2 करोड़ आपको दे देगा। तो सर छोड़े FR1, रखा ही कुछ नहीं उसके अंदर, बातें तो ये हैं करने वाली। तो सर हम वैसे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ चुके थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी और रेलेवेंट कॉस्टिंग में भी। ये अब प्योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक शुरू हो गया, ठीक है। इसके अंदर अब वो छोड़ दें जी कॉस्टिंग, वो छोड़ दें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो सब फजूलियात अब हमारी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे कुछ असूल हैं जो कि हम आज देखते हैं, आज हम कुछ फार्मूलाज की बात करते हैं, और फिर इंशाल्लाह पीर से, मुझे पता है जी जो आप लोगों में से नहीं आए उनके लिए मुझे दोबारा से एक दफ़ा थोड़ा सी रिकैप देना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह सवाल शुरू करेंगे। सर ये आज का लेक्चर ना यूट्यूब पर डालना है आपने, ठीक है। ये जो दुर्शंदा सितारे नहीं आए ना, फिर ये आके शिकायत करेंगे कि जी ये क्या हो गया। तुम क्यों हंस रहे हो, तुम इसलिए आ गए हो कि यूट्यूब पे नहीं आएगा जी। हाँ जी सर, तुम आओगे क्लास में, तुम क्लास में आओगे ना तो फिर यूट्यूब पे आएगा, तुम नहीं आओगे ना तो मैंने नहीं डालना यूट्यूब पे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ हाँ सुबह नहीं, सुबह क्लास नहीं है मेरी, मंडे को होगी इंशाल्लाह। ओके जी, टॉपिक है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बस आपने सुननी है बातें, कोई ये इसमें ऐसी बात नहीं है, ये बस आपकी थोड़ी सी ज़रा बेस बन जाएगी, उसके बाद फिर आप नोट कर लीजिएगा। ये भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है। और भाई एक जो CMA का सब्जेक्ट है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये हमारा ना हमेशा मसला रहता है कि FAR1 और कॉस्ट अकाउंटेंट में क्या फ़र्क होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में और फाइनेंशियल अकाउंटेंट में क्या फ़र्क होता है।
असल में वैसे तो आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है ना वो सिर्फ बुक कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग वो कर रहा होता है। ठीक है, उसका काम ये होता है कि जी जो ट्रांजैक्शन हो गई है ना उसको डेबिट क्रेडिट कर दो, उसको लेजर में ले जाओ, लेजर से ट्रायल में ले जाओ, ट्रायल से उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बना दो, बस ये काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट का, जो आप लोग FAR 1 FAR 2 और CFAB में एडवांस रिपोर्टिंग पे करेंगे। और उसी बंदे का क्या काम होता है जी, उसी बंदे का काम होता है आगे फिर अपने उन तमाम चीज़ों को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जिसके आप सीख भी रहे हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, डिस्क्लोजर कैसे बनाने हैं, ये सब बातें। और फिर जब ऑडिट होता है साल के आखिर में तो आप लोगों ने ही, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने ही उसका ऑडिट कराना होता है। तो बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ भी वो एंगेज होता है, वो फिर एंगेज होता है जी डे टू डे, हज़ारों ट्रांजैक्शन, बड़ी कंपनी की बात करें हज़ारों ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शंस का आपने रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना होता है, उसका डेबिट क्रेडिट करना होता है, उससे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। अच्छा खासा काम होता है, कोई छोटा काम और आसान काम नहीं है, अच्छा खासा काम होता है। और अगर आप अपने आपके लेवल को देखें, आप इंशाल्लाह अकाउंट्स मैनेजर होंगे, आपके नीचे 5 7 10 लोगों की टीम होगी, कोई बंदा क्रेडिटर्स को देख रहा है, उसकी इनवॉइस बुक कर रहा है, कोई बंदा डेटर्स की इनवॉइसेस देख रहा है, कोई बंदा बैंक में डेबिट क्रेडिट कर रहा है, कोई बंदा जो है वो एक्सपेंसेस को डेबिट क्रेडिट कर रहा है। तो हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होगा और सब चीज़ें आपके पास आ रही होंगी कंसोलिडेट होके, और आप उससे जो है वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे। और 16 का नोट आपने देखा होगा, वो आप बनाएंगे क्योंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे होंगे। फिर आप लोगों ने और कौन से नोट देखे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वो आप लोगों ने सीखी है, वो आप लोग करेंगे। फिर आपने बोरिंग कॉस्ट सीखा है, जो भी स्टैंडर्ड आपने सीखे वो सारे नोट्स, डिस्क्लोजर, वो आपको सारे बनाने पड़ेंगे साल ख़त्म होने से पहले। 30 जून जैसे ही ख़त्म होगा, अब 30 जून आ रहा है ना, अब ऑडिटर्स ने पहले जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंच जाना है कंपनीज में कि भाई जी आए ज़रा ऑडिट तो कराएं अपना। फिर ऑडिट वगैरह कराएंगे तो ऑडिट कराने पे आपको ही कराना पड़ेगा, हाँ भी बताओ ये क्यों डेबिट किया, ये क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि जिम्मेदार तो आप हैं। फिर आप लोग ऑडिट कराएंगे, तो ये अच्छा खासा काम होता है, ये सारे काम करता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो ये क्या करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट? भाईजान इसके बेसिकली 3 काम होते हैं। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इसने बिजनेस में इकोनॉमी लानी होती है, इसने बिजनेस में एफिशिएंसी लानी होती है, और इसने बिजनेस में अफेक्टिवनेस लानी होती है। ये 3 काम होते हैं जो इसके ज़िम्मे होते हैं। अभी हमने इसमें से सिर्फ एक काम पढ़ा है और वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है जी? ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ली, ये बढ़ रही है भाई, नहीं भाई मुझे तो इतना प्रॉफिट चाहिए भाई, टारगेट कॉस्ट, याद आया कुछ? तो ये भाई साहब सबसे पहले बिजनेस में इकोनॉमी ला रहे होते हैं। ठीक है जी, सर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ना इतनी पड़ रही है, और आप सबको अब आती है कॉस्ट कैलकुलेट करना, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल से भी और रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से। सर आप हुक्म करें, रेलेवेंट कॉस्टिंग से कॉस्ट निकाल के दूं कि ट्रेडिशनल निकाल के दूं? सर लेवल है अब आपका, लेवल है, इसी बात पे आप अपनी तनख्वाह 50,000 से 1.5 लाख करवा लेंगे। सर भाई का लेवल हो गया, भाई को रेलेवेंट कॉस्टिंग आती है। तो आपने बताना है सर अभी इतनी कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन सर अगर आप उस सप्लायर से इतने पे खरीदेंगे ना तो सर ये आपको डिस्काउंट दे देगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आपको इतनी प्रॉफिट कमाना है ना तो सर इतना कॉस्ट गैप है, कम करें कॉस्ट, ये चीज़ कम हो सकती है, ये चीज़ कम हो सकती है। बात करें अपने परचेज वाले से कि कम खरीद के दे आपको, अपने लेबर वाले से बात करें कि सर अनस्किल्ड लेबर उठा ले PRC पास, ना उठाए क्वालिफाइड स्किल्ड लेबर। बात समझ आ रही है? ये आप उसको ना बेसिकली आप ना बड़े बुरे लग रहे होंगे फैक्ट्री वालों को, यार ये कौन है जाके मशवरे दे जाता है, क्योंकि आप तो मशवरा दे देंगे सर ये कॉस्ट कम करवा ले, वो जाके पड़ेगा किसको? जो लेबर का सुपरवाइजर है। वो मालिक जाके बोलेगा किसको? जो परचेज कर रहा है। वो मालिक जाके बोलेगा ओवरहेड्स वाले को, और वो तीनों मिलके आपके कत्ल की साजिश कर रहे होंगे, यार एनू मार दो। ये बताता है जाके बॉस को कि सर ये कॉस्ट कम कर दो, और बॉस हमारे दवाले हो जाता है कॉस्ट कम करो। ठीक है, तो गार्ड लेके फिरिएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इकोनॉमी में आ रही होती है कि आपने अपने बिजनेस को इकोनॉमिकल बनाना होता है। ठीक होगी बात? दूसरे जो दोनों काम है ना, ये बेसिकली अब हम आज से शुरू करने लगे हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है भाई। एफिशिएंसी क्या होती है? ये इंग्लिश के वर्ड है। क्या होती है एफिशिएंसी? पढ़ाई के जुमरे में बताएं कौन सा स्टूडेंट एफिशिएंट होता है? यार लेबर में पढ़ा था, यार लेबर में पढ़ा था, ऐसे ना करें। क्या होती है एफिशिएंसी? बोले बोले। जो अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर ले। अच्छा, और
कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, ये नहीं होती? कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, यही तो एफिशिएंसी होती है भाई। ठीक है, तो अगर आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ लेते हैं, जैसे 5 दिन में अगर आपने पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग रिवाइज कर लिया, जो कि मुझे लग रहा है आपने कर लिया, पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है, तो इट मीन्स के आप लोग माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल, सो एफिशिएंट, सॉरी वो एलिगेंट था, आई एम सॉरी, वापस, आप कितने एफिशिएंट हैं माशाल्लाह। बात समझ आ रही है? तो इट मीन्स के अगर आपकी इनपुट कम हो और आप उससे ज्यादा आउटपुट जनरेट कर लें, तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं? आप एफिशिएंट हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसमें क्या सीख रहे होंगे कि लेस इनपुट बट मोर आउटपुट। ये वाला चैप्टर, आगे डिसीजन मेकिंग का चैप्टर, ये सारे चैप्टर जो है ना वो इसी पे ही चल रहे होंगे, तो हमने ये देखना होता है। ठीक है जी। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस होती है जी आउटपुट मस्ट बी एज पर रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स। जो आउटपुट है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होनी चाहिए। आप माशाल्लाह 2 घंटों में 6 किताबें पढ़ा है, पता लगा वो सीए की नहीं थी, वो किसी एक्टर के मुतालिक थी। ठीक है, एफिशिएंट तो थे आप, क्या इफेक्टिवनेस भी हुई? कोई इफेक्टिवनेस नहीं हुई। या तो अपनी किताबें पढ़ी होती ना तो बात थी। जब आपने अपनी मकसद के मुताबिक पढ़ा ही नहीं, तो क्या झक मारना है ऐसी एफिशिएंसी का? तो इसका मतलब है एफिशिएंसी बिल्कुल ज़रूरी है और इफेक्टिवनेस भी ज़रूरी है। हमने ये दोनों काम इंशाल्लाह मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखने हैं। ठीक है जी, सही है, ओके। कम गेंदों पे ज़्यादा रन्स, ये मतलब होता है ना एफिशिएंसी। और ये क्या होता है? मैच की सूरत हाल को देखते हुए स्कोर करना। अगर आपने 34 गेंदों पे 32 नॉट आउट स्कोर किए हैं और आप क्रीज पे खड़े रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ गुड। क्यों हमजा? अब अगर 62 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, तो उस वक्त हर बंदा आके मार धाड़ करेगा तो गलत बात है ना। फिर आपको ज़रा थोड़ा सा इसको पीछे रखना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा, नहीं गेंदें बहुत मौजूद हैं, इस वक्त क्रीज पे खड़ा होना बनता है, इस वक्त हमें ज़रा आराम से सिंगल करनी चाहिए। तो अगर आप 32 नॉट आउट कैप्टन 9 का खेल आए हैं, दैट्स वेरी गुड मैन, दैट्स वेरी गुड मैन। वो गुस्सा कर रहा है क्योंकि ये वो नहीं वो है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कम इनपुट का इस्तेमाल किया और उससे ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। और अगर आपने अपनी स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक काम किया, दैट इज़ इफेक्टिवनेस। तो लेबर एफिशिएंट कब होती है? जब वो कम आवर्स में ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। और अगर प्रोडक्शन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो क्या ही बात है भाई, एफिशिएंट भी होगी लेबर इफेक्टिवनेस भी, इफेक्टिव भी होगी। ठीक है, वो सही है और सब अच्छा है। किसी का कोई सवाल? असल में आप सब लोग ना इफेक्टिवनेस की तरफ जाते हैं, 2 पेपर उठा लिए, 3 पेपर उठा लिए, ये क्या बात हुई? ठीक है, आपकी आउटपुट एज पर रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स तो होती है, लेकिन आप वक्त ज़्यादा लगा जाते हैं। 1.5 साल में कैफ, 2 साल में कैफ। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस तो शायद आ रही है, लेकिन एफिशिएंसी नहीं आ रही मेरे भाई। एफिशिएंसी तब आएगी जब आपने 3 माह में किया हो पीआरसी, 6 माह में किया हो ग्रुप ए, 6 माह में किया हो ग्रुप बी। क्या बात है सर, इफेक्टिवनेस भी होगी, एफिशिएंसी भी होगी। तो अभी आप लोग ना माशाल्लाह कहते हैं कि यार 2 पेपर उठा लो, पास होने चाहिए बस, इफेक्टिवनेस कर लो, एफिशिएंसी गई भाड़ में। कोई नहीं, 6 साल भी लग गए कैफ में तो कौन सी हमारी इतनी उम्र है, हम 25 साल के तो हैं, 30 साल के हो जाएंगे मैक्सिमम। तो इसलिए भाई मैंने आपको काफ़ी कोशिश किया समझाने की डिफरेंट एग्जाम्पल से कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होती है। किसी का कोई सवाल? चलें जी। अब ये 2 मकासद हैं, इन दोनों मकासद को हमने पूरा करना है। कैसे? मेरे भाई सीवीपी में हम रिलेशनशिप पढ़े होंगे जी 5 चीज़ों का। 5 चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये पांचों चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ना ज़रा हम इनको मज़ीद डिटेल से एक दफ़ा फिर देखेंगे। एक होती है जी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और आखिर में आता है जी प्रॉफिट। ले जी, ये 5 चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे
डिटेल में देख रहे होंगे, और इन पांचों से ही कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज निकल आएंगे, और वहां से जो है हम बेसिकली रिलेशनशिप पढ़ रहे होंगे चीजों के दरमियान। कहानी में ट्विस्ट लेकर आऊं, कहानी में ट्विस्ट लाऊं। ओके, क्या बताया था आपको, फैक्ट्री के अलावा बात नहीं करनी इस सब्जेक्ट में। आज मैं अपनी इस बात से मुकर रहा हूं। इस टॉपिक में जैसे मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किया था ना, हेड ऑफिस की भी बात की थी, यहां पर भी हेड ऑफिस की बात करेंगे। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट से मुराद सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुराद वेरिएबल सेलिंग भी है, यहाँ पे मुराद वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, यहाँ पे मुराद वेरिएबल फाइनेंस कॉस्ट भी है। इट मीन्स के यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट से मुराद फैक्ट्री और हेड ऑफिस दोनों की वेरिएबल कॉस्ट है। बात समझ आ गई? तो सर यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे? हम यहाँ पे शामिल करेंगे डायरेक्ट मटीरियल, समझ आ जाएगी ना, डीएम से डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच, ये आएंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ वेरिएबल सेलिंग प्लस वेरिएबल एडमिन प्लस वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ब्लैक वाले जो हैं सर सारे फैक्ट्री के हैं, और रेड वाले सारे हेड ऑफिस के हैं। तो सिर्फ सीवीपी का सवाल जब आएगा, जो कि बड़े आराम से पहचाना जाता है कि सीवीपी का सवाल है, इंशाल्लाह जब करेंगे तो समझ आ जाएगा। आपने जब इस सवाल को करना है तो आपने अपना दायरा कार फैक्ट्री से बढ़ा के हेड ऑफिस तक भी कर लेना। अब जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट फैक्ट्री की होगी, हेड ऑफिस की होगी, वो दोनों आपको यहां पे कैलकुलेशंस में लेनी पड़ेगी। ठीक होगी बात? तो इस टॉपिक के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए मैं बात कर रहा हूं, इस चैप्टर में हमें हेड ऑफिस और फैक्ट्री दोनों की वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना है। और जब बात की जाती है वेरिएबल की और उसके साथ फिक्स की, तो सर यहां पर भी आपने दोनों चीजों को शामिल करना है, फिक्स्ड सेलिंग प्लस फिक्स्ड एडमिन प्लस फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे वेरिएबल हमने शामिल की हेड ऑफिस और फैक्ट्री दोनों की, इसी तरीके से हम फिक्स्ड भी दोनों की ही शामिल करेंगे। वो ठीक है, वो सब अच्छा है। ओ बोलिए तो सही, मज़ा आ रहा है पढ़ के? अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई सीवीपी की, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये। रेवेन्यू के, अच्छा नोट कर रहे हैं, कर लें, ये भी कर लें नोट साथ ही, एक ही दफ़ा काम मुके। चल नहीं रहे यार। हाँ भी हमजा, कितना पढ़ के आए हो छुट्टियों में, सच सच बताना। कुछ नहीं पढ़ा तुमने? तुमने एक किताब, एक लफ्ज नहीं पढ़ा तुमने? या तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या किया यार, सैटरडे से फ्राइडे 7 दिन बनते हैं, क्या किया तुमने सैटरडे को? हाँ जी, या तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पहले ही ले आए थे जानवर, तुमसे मैंने 4 दफा पूछा था। अच्छा, दोस्तों के लिए समाज सेवा। अच्छा, फिर संडे सैटरडे पूरा तुमने मंडी में लगा दिया? 6 बजे सुबह के शाम के? अच्छा, फिर उसके बाद सो गया था? बस वही 2 काम ही में, खाना या सोना। संडे को कोई पढ़ा तुमने कि नहीं? क्या किया संडे को? अच्छा, जानवरों को घुमाता रहा। अच्छा, जानवर भी अपने दोस्तों को यही कह रहा होगा कि मैं भी जानवर घुमाता रहा। अच्छा सॉरी। अच्छा, तो मंडे को क्या किया तुमने? ईद थी, क्या तुम्हारी किस खुशी में ईद थी? अच्छा, नमाज पढ़ी, उसके बाद? अच्छा, कुर्बानी, उसके बाद गोश्त वगैरह बांटा। अच्छा, उसके बाद फिर ये काम तो 2-3 बजे हो जाते हैं ख़त्म। अच्छा, फिर खाया, फिर सो गए, वही काम जिंदगी में, खाना और सोना। दूसरे दिन क्या किया तुमने ट्यूसडे को? अच्छा, ये देखो, फिर खाना पीना शुरू। तुम्हारी थी कि तुमने की हुई थी? अच्छा, तुम्हारी दावत थी। तुम्हें किसने बुला लिया, पहले मुझे ये तो बताओ ना। अच्छा, वो मामू ने बुला लिया। अच्छा, उनने कहा होगा चलो सीए कर रहा है, पढ़ा लिखा बंदा है, बुला लो इसे, उनको क्या पता है क्या हरकतें करता है क्लास में। अच्छा, फिर सारा दिन दावत ही खाई?
बस सारा दिन उधर ही किसी ने दावत पे बुला ले, हम फ्री हो जाते हैं, पूरा दिन ही गुजार लेते हैं उधर। वेडनेसडे को क्या किया तुमने जी? ये देखो, ये देखो, मानसहरा चले गए, पहुंच गए थे टाइम पे, ट्रैफिक तो नहीं थी। फिर वापसी कब है तुम? फ्राइडे, कल रात। कितने बजे आए हो तुम वापस? यानी तुमने कुछ नहीं पढ़ा यार हमजा, क्या करे बंदा तुम्हारा। जे चले जी, नोट हो गया बाकियों का। अच्छा जी, अब आइए रेवेन्यू पे। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है जी? ये तो सेल्स हैं जी, इसमें तो मेरे हाल में कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये आप किस कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? इसको कैलकुलेट करने का तरीका है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या सोल्ड, सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला ये है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? हाँ जी, क्या करेंगे जी? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बल्कि मैं काम करता हूं यहां पे, इधर सेल्स नहीं लिखते क्योंकि ऊपर रेवेन्यू लिखा हुआ है, इधर रेवेन्यू ही लिखते हैं। अब आइए जरा थोड़ा सा आपको भिनक दिलवाते हैं। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर होगा ना सवाल में, तो आपको पता है मुझे रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। अब रेवेन्यू के लिए आपको ये दोनों चीजें चाहिए। अब सवाल में ये मौजूद नहीं होगा, ये दोनों चीजें होंगी, आपको यहां से उठानी पड़ेंगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है इस तरह टुकड़ों में पड़ी हो, और इसको मजीद ब्रेक किया जा सकता है कैसे? डायरेक्ट मटीरियल नंबर ऑफ केजीज इंटू प्राइस पर केजी, नंबर ऑफ आवर्स इंटू प्राइस पर आवर, लेबर रेट पर आवर। इसी तरह वेरिएबल एफ डरे उस दिन से जब वो यहाँ पर लर्निंग कर्व भी डाल देगा, तो आपको नंबर ऑफ आवर्स पर अलग से निकालने पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो अब आप खुद देखें कि एक चीज निकालने के लिए वो कितना ब्रेक कर सकता है चीजों को। तो अब वो किसी सवाल में बहुत शराफत से ये डाटा दे देगा, किसी सवाल में ये नहीं देगा, ये दो दे देगा, किसी सवाल में ये दोनों नहीं देगा, इनका ब्रेकअप दे देगा, और इनको मजीद वो ब्रेक कर सकता है। अब ये आपका काम है सवाल से उठाना कि मुझे ये दो चीजें चाहिए, मैं कैसे निकाल सकता हूं। कुछ अब आपको आइडिया होना शुरू हो गया होगा। तो सर ये काम है जो कि इस सवालों में मुश्किल होता है। सवाल बड़े आराम से समझ आ जाता है। सर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि भाई फार्मूला जो हम उठा रहे हैं ना, वो फार्मूला कैसे उठाना है, क्योंकि इनके पीछे भी काफ़ी वर्किंग चल रही होती है। हो सकता है यहाँ पे EOQ की बातें चल रही हों, मटीरियल रॉ मटीरियल होता है ना, वहाँ से आपने क्वांटिटी निकालनी हो, रेट निकालने हो, ये निकले। उसके बाद लेबर की अलहदा वर्किंग है, वो आपको पता ही है सारा कुछ। फिर FOH तो आपको पता है लेबर आर के साथ लिंक होता है। तो वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये निकलेगा। तो इसीलिए इसमें ज़रा कैलकुलेशंस कुछ लंबी चौड़ी होती हैं। ठीक होगी बात? एंड व्हाट इज़ प्रॉफिट? व्हाट इज़ प्रॉफिट? ये देखिए, रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दें और फिक्स कॉस्ट निकाल दें। वो ऐसे ही होता है ना? ओ बोलो तो सही। या फिर नहीं सब पसंद आ रहा है ये फॉर्मूला, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं बोलते, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट निकाल दें। सर ये देखें, ये दोनों क्या हैं? क्या ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं है? ये देखें इतना हिस्सा, ये नहीं है। तो देखें, बस यही चोर रास्ते हैं सर, यही चोर रास्ते हैं जो यहां पे आपको तंग करेंगे। तो ये 5 फार्मूलाज जो कि बड़े बुनियादी से अभी तो हमने शुरुआत की है, इसके अलावा बेशुमार फार्मूलाज हैं जो कि हमने देखने हैं। तो वो फिर इंशाल्लाह हम जो है ना अभी बाद में थोड़ी देर में देखते हैं।
ठीक है जी, ओके। अब ज़रा एक दो काम की बातें इन्हीं में से पढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट हैं, एक है जी फैक्ट्री की और एक है हेड ऑफिस की, ऐसे ही है। फैक्ट्री और हेड ऑफिस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़हन में रखनी है, फैक्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक होगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ, जबकि हेड ऑफिस के यूनिट्स का ताल्लुक होगा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के साथ। तो इसका मतलब है कि जब आपको कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी जाएगी, तो आपने फैक्ट्री की कॉस्ट निकालते हुए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ। लेकिन जब आप ये वाला हिस्सा निकाल रहे होंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस निकाल रहे होंगे, तो आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ। तो वो आपको बता देगा कि जी डायरेक्ट मटेरियल में पर यूनिट कॉस्ट इतनी है, यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेबर इतनी है, यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब वेरिएबल सेलिंग की बात आएगी, तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट को यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, यूनिट्स सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे असूल हैं जो अपने पास ना नोट कर लें साथ साथ, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि हेड ऑफिस की जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फैक्ट्री की जितनी वेरिएबल कॉस्ट है वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी। जी भाई सब ओके, चलें आगे। ओके, अब आप आए फिक्स कॉस्ट के ऊपर। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का आपको पता है ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ नहीं होता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इरेलीवेंट है, क्योंकि ये टाइम बेस्ड कॉस्ट होती है, सारी बातें हमें पता है। इसका ताल्लुक वक्त के साथ होता है। लेकिन एक दो चीज़ें जो है वो आपको सवालों में नज़र आएंगी फिक्स कॉस्ट के मतलब, उसकी बात हम अभी कर लेते हैं। कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी होंगी जो कि कैश बेस्ड होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो कि नॉन कैश बेस्ड होंगी। इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसा दे सकता हूँ कि नॉन कैश की एक बहुत बड़ी मिसाल है डेप्रिसिएशन। ये कोई कैश आउटफ्लो थोड़ी है, ये तो बस एक एसेट को डेप्रिशिएट करने का नाम है। आप एंट्री करते हैं डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कभी एंट्री हुई है डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कैश क्रेडिट बैंक? नहीं, ये एक नॉन कैश बेस्ड एक्सपेंस है। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल में सबको पता है। लेकिन जो कैश बेस्ड है वो तो अन्यवा है भाई, सैलरीज, यूटिलिटीज, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रेंट, ट्रैवलिंग, व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्यूल एक्सपेंसेस, बेशुमार मिसालें हैं इसकी। तो इसका मतलब है कि हमें इस तरह के सवालों में ना दो तरह की फिक्स कॉस्ट आएंगी, एक वो जो कैश बेस होंगी और एक वो जो कि नॉन कैश बेस होंगी। ठीक है, फैक्ट्री की अलग, हेड ऑफिस की अलग, आपने सबको कंसिडर करना है, आपने सबको कंसिडर करना है। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट इससे अगला है। वो क्या पॉइंट है? वो सवाल में जिक्र करेगा इन्फ्लेशन का। यू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन? क्या होती है इन्फ्लेशन? जी, इंक्रीज इन प्राइसेस, हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। वो सवाल में बड़े आराम से बता देगा कि जी 10% इन्फ्लेशन हुई है, और अगले साल के एक्सपेंसेस, क्योंकि उसका तरीका ये है, वो पिछले साल का डाटा देता है
और अगले साल का डाटा आपसे बनवाता है कि जी पिछले साल मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी थी और 10% इस साल इंक्रीज है। आप क्या करेंगे, अगर पिछले साल फिक्स कॉस्ट 100 थी, आप अन्यवा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से और अगले साल की फिक्स कॉस्ट को 110 बना देंगे। क्या आप ऐसे करेंगे? आप ऐसे नहीं करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे वो भाई इसमें से कौन सी कैश बेस्ड है कौन सी ना, और डेप्रिसिएशन पे भी कभी इन्फ्लेशन लगी है खुदा के बंदो? तो सर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर पिछले साल मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट 100 थी तो इसमें डेप्रिसिएशन कितनी थी। पता लगा कि डेप्रिसिएशन 20 थी, सर वो तो पहले माइनस करें ना। तो इसका मतलब है कि टोटल फिक्स कॉस्ट 100 की हो गई, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश बेस है वो लेस कर दी, तो बकाया कौन से बचे? कैश बेस्ड। इन्फ्लेशन याद रखिएगा हमेशा कैश बेस्ड पे लगती है, कभी भी नॉन कैश पे नहीं लगती। आप 80 को 1.1 से मल्टीप्लाई करके 88 बनाएंगे, इसके अंदर डेप्रिसिएशन फिर अगले साल की ऐड करेंगे और 108 बनाएंगे। नाउ दिस इज राइट। मैंने तो डेप्रिसिएशन वही ऐड कर दी है ना 20 वाली, वो सवाल में बताएगा अगले साल की कितनी है, वो जितनी भी बताएगा बस वो ऐड कर दीजिएगा। अगर नहीं बताया तो फिर पिछले साल वाली होगी, स्ट्रेट लाइन पे आपको पता सेम ही आती है। तो प्लीज यहां पे कहने वाली बात यह है, जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, कि इन्फ्लेशन नेवर applies on non-cash based expenses। पता लगे शहजादों ने डेप्रिसिएशन पे लगाई हुई है, अल्लाह पूछेगा आप सबसे। वो ठीक है, ओ सजीले जवानों, वो बोलते नहीं हो, सब अच्छा है, नहीं बोलेंगे। ओ बकरा याद आ रहा है, उदास उदास हुए जी। सर पुरान डेप्रिसिएशन क्या होती है मुझे ये बताएं। डेप्रिसिएशन तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैलकुलेट हो रही होती है ना। अब आज अगर मैंने गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की और 6 महीने बाद वो 50 लाख की हो जाती है, तो मेरी डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है भाई? वो तो 10 लाख पे ही होगी ना, नहीं? अब आप कहेंगे सर अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, सर इधर रिवैल्यूएशन नहीं होता, ये फजूलियात आप उधर ही पढ़ा करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बस जिस पे आपने एसेट खरीद लिया उसी पे ही डेप्रिसिएशन होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो तो नहीं ना चेंज होने वाली। ओ ठीक है, ओ जालिमो जनाब, खाया बकरे मेरे भाई, तका के पड़ोसी के भी खा लिए, रिश्तेदारों के भी खा लिए हैं, अपने ही खाए। चलें, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे और आपको भी तौफीक दे कि आप थोड़ा सा पढ़ भी लें। नहीं, ये यहीं पे आगे वो मसला आता है ना, इस दुआ पे इंशाल्लाह निकलता है। जब बात इंशाल्लाह पे आती है ना तो बस थोड़ा सी टेंशन शुरू होती है कि इसने खुद छोड़ के ना सारा काम अल्लाह पे छोड़ दिया, खुद नहीं अब ये मेहनत कर रहा। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी एक बात और करते हैं जी, फिक्स्ड कॉस्ट के तवस्सुत से। नोट कर रहे हैं आप लोग जी? करें, जल्दी नोट करें। नोट बड़ा करते हैं, पढ़ते हैं नहीं जाके, पता नहीं किस लिए नोट करते हैं। हाँ भाई, सब सेट है। नींद पूरी नहीं हुई भाई की? सुबह तू 6 बजे आया, सारा दिन तू सोता रहा है, रात भी तू सोता रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मैं रात को 12 बजे घर आया, मैं भी गया हुआ था आउटर सिटी। बुध को मैंने 9.5 घंटे गाड़ी चलाई है, ठीक है। थर्सडे को मैंने 3.5 घंटे गाड़ी चलाई है, कल मैंने 7.5 घंटे गाड़ी चलाई है। मैं 3 दिन बस अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी करता रहा और उर्दू वाला सफ़र भी करता रहा, पैसे ज़्यादा खर्चे हैं। वो छोड़ो, भाई बैठा है यहाँ पे, सुबह उठ के आया भाई। एक तुम हो, जवान आदमी हो, मैं तो चलो बुज़ुर्ग हो गया हूँ, जवान आदमी हो तुम, तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही और गाड़ी भी तुमने नहीं चलाई होगी। 5 घंटे चलाई हो तुमने गाड़ी।
मर्सिडीज ऑडी चलाने वालों को क्या टेंशन होती है भाई, उन्होंने कहाँ थकना है। नहीं, चलें जी आगे चले। ओके, रेवेन्यू पे आए अब, नहीं सॉरी, एक चीज और आएगी फिक्स कॉस्ट में। अच्छा, कभी कभार, अच्छा वो याद है आपको स्टेप फिक्स कॉस्ट, वो बोले कुछ सवालों के अंदर इसी का पॉइंट है, कुछ सवालों में ना वो ये जिक्र कर देता है स्टेप फिक्स कॉस्ट का। क्या होती है स्टेप फिक्स कॉस्ट? एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक कॉस्ट सेम रहेगी, जैसे ही लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो कॉस्ट इनकर हो जाएगी, ऐसे ही है। इस केस में आपको फिर लेवल ऑफ एक्टिविटी का भी ख्याल करना पड़ेगा सवालों के अंदर, चूंकि वो आपको बता रहा होगा जी पिछले साल की फिक्स कॉस्ट थी 100 रुपया और आप पिछले साल यूनिट्स बना रहे थे 20, 30 यूनिट्स तक आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी है, जैसे कि आप 30 से ऊपर जाएंगे आपकी मजीद 100 की कॉस्ट लग जाएगी, ये होती है ना स्टेप फिक्स कॉस्ट। और उसने बड़े ढके छुपे अल्फाज में ना सवाल में आपको बता दिया कि अगले साल ना आप 40 यूनिट्स बनाएंगे, तो सर अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी फैक्ट्री सिर्फ 30 यूनिट्स अफोर्ड कर सकती है। जैसे ही आप 30 से ऊपर जाएंगे आपको एक मजीद फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी, आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट 100 से बढ़ के 200 पे चली जाएगी। तो इट मींस कि इस सूरत में आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट से मुतालिक 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, एक इन्फ्लेशन का पॉइंट और एक स्टेप फिक्स कॉस्ट का पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स आपने कंसिडर करने हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट का पॉइंट का ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ है, यहां पे आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट से मुतालिक ये 2 तरह की चीजें सवालों में आएंगी। ओ ठीक है मेरे दोस्त, वो सब अच्छा है, ओके हाँ भी हमजा सब अच्छा है। चलें जी रेवेन्यू पे आते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, क्या बताऊं मैं इसमें आपको। रेवेन्यू का ताल्लुक 2 चीज़ों से होता है, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट से या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं, यूनिट्स ज़्यादा सोल्ड होंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्राइस ज़्यादा होगी तो भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा, यूनिट सोल्ड भी ज़्यादा प्राइस भी ज़्यादा तो भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो जारी बात है भाई, या ये बढ़ जाएगा या ये बढ़ जाएगा या दोनों बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, इसमें तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। हाँ एक बात मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो जब सवाल आएगा ना तब बताऊंगा। छोड़े, वो सवाल आएगा तो बताऊंगा। दैट इज एक्चुअली मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स है। तो जब वो सवाल आएगा ना, वो बेसिकली होता है सवाल में ना कभी कभार ना वो किसी तरह का डाटा है वो मिस कर देता है, वो नहीं बताता, तो फिर आपने निकालना होता है रेवेन्यू। तो वो कैसे निकालें वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ना बता दूंगा। ठीक है बता ही देते हैं यार, छोड़े काम मुकाए अभी बाद में भी बताना ही है। ऑनलाइन वालों और छुट्टी करने वालों और करो छुट्टी। उसने आपको बताया कि 2010 में रेवेन्यू था 10 नहीं सॉरी हम तो 24 में, मैं भी 11 बना के बैठा हूँ। 2023 में आपका रेवेन्यू था 100 रुपया, ठीक है जी। वो आपसे 24 का बजटेड डाटा बनवा रहा है, ये एक्चुअल है जी और ये बजटेड है। 24 के लिए उसने कहा कि जी आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है ना 24 में, वो इंक्रीज होंगे 15%, और जो आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो इंक्रीज होगी 20%। ठीक होगी बात, डाटा समझ आ गया। 23 में उसने बता दिया सेल्स 100 है, और 24 में उसने कह दिया कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपके 15% बढ़ जाएंगे और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20% बढ़ जाएगी। 24 की सेल क्या होगी? 24 की सेल कैसे निकालूं, मुझे ये बता दें। 24 की सेल कैसे निकालूं? ना तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, ना मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब सवाल यहीं पर रुक गया। ऐसे ही है, मैं अगले साल की सेल्स निकाल ही नहीं सकता। चलें काम करते हैं, छोड़ें दफा करें, हम ज़बानी कलाम में नहीं जाते, हम एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं।
एक स्टैंडर्ड डाटा बनाते हैं। यूनिट सोल्ड हैं जी 25 और सेलिंग प्राइस है जी 10। ओके, रेवेन्यू कितना बना जी? 25 इंटू 10, 250। ले जी, ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी। अगले साल उसने कहा कि आपके यूनिट सोल्ड इंक्रीज हो रहे हैं कितने से जी? 10% इंक्रीज है। तो सर मैं क्या करूंगा अपने रेवेन्यू में? मैं 25, ये ना यूनिट सोल्ड 25, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, कितना बनेगा जी? 27.5, और इसको अपनी सेल प्राइस पे बढ़ा दूंगा, कितना बना जी? 275। कोई मसला? ओके। दूसरी एग्जांपल, मैं अपनी सेल प्राइस बढ़ा देता हूं 15% से, तो कैसे बनेगा रेवेन्यू? 25 वहीं का वहीं जमा सेल प्राइस जो मेरी 10 है, इसको 15% बढ़ाना है। बताएं जी क्या आंसर आता है? समझ आ रही है ना? नहीं? कितना? 280, 287.5। तीसरी एग्जांपल में हम यूनिट्स सोल्ड को इंक्रीज करते हैं जी 20% से, और सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं हम 25% से, दोनों को बढ़ा देते हैं। अब मुझे बताइए रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? मेरे पास रेवेन्यू था जी 25 का, रेवेन्यू अब इंक्रीज हो रहा है 20%, इसको 1.20 से मल्टीप्लाई कर दो, और सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है 25% से, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो। बताएं रेवेन्यू क्या आता है? 25 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 1.25, 375। तीनों एग्जाम्पल्स में कोई मसला? पहली एग्जाम्पल में रेवेन्यू 25 था, सेल प्राइस 10 थी, आपका रेवेन्यू बन गया 250। आपने एग्जाम्पल ली कि जी मैं यूनिट सोल्ड 10% बढ़ा देता हूँ, यूनिट्स 25 इंटू 1.1 हो गए, और आपकी टोटल सेल आ गई 275। सेम इज द केस, मैंने सेल प्राइस 15% इंक्रीज की, सेल प्राइस को 15% बढ़ाया, रेवेन्यू आ गया 287.5। और यहां पर मैंने यूनिट सोल्ड को 20% बढ़ा दिया, सेल प्राइस को 25% बढ़ा दिया, और मेरा रेवेन्यू आ गया 375। एक काम करते हैं, मैंने यहां पे 250 का रेवेन्यू कैलकुलेट किया। पहली एग्जांपल में यूनिट सोल्ड बढ़े 10। सर अगर मैं इस 250 को ही उठाऊं और इसको ही 10% बढ़ा दूं, तो क्या 275 आंसर आता है? क्या ये वही आंसर नहीं है? क्या ख्याल है? बोले बोले, इधर आइए। मेरा रेवेन्यू था 250 का, और मैंने एज्यूम किया कि मेरी सेल प्राइस 15% बढ़ेगी, मैं अपने रेवेन्यू भी 15% बढ़ा देता हूं, क्या आंसर आएगा? देखें क्या 287.5 आता है? देखें मैच हो गया। और तीसरी एग्जांपल में मेरा रेवेन्यू था 250 का, कितनी बड़ी यूनिट सोल्ड? 20%, इसको 20% बढ़ा दो, और सेल प्राइस कितनी बढ़ी? 25, इसको 25 बढ़ा दो, क्या आंसर मेरा 375 आता है? बोले क्या ये बात सबको समझ आई? अब आइए इधर मेरे भाई, अगर आपके पास टोटल रेवेन्यू होगा ना, और टोटल रेवेन्यू में यूनिट सोल्ड 15% बढ़ रहे हैं, सेलिंग प्राइस 20% बढ़ रही है, तो सर इसने मेरे रेवेन्यू के साथ क्या सलूक करना है? 15% यूनिट्स का बढ़ना मेरे रेवेन्यू को भी 15% बढ़ाएगा, मैंने साबित कर दिया। और 20% सेल प्राइस का बढ़ना मेरी इस रेवेन्यू को भी 20% बढ़ाएगा, क्या आंसर आता है? 1। तो मेरे भाई मुझे अलग अलग यूनिट सोल्ड और सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, जो असर अलग अलग हो रहा होगा वही असर टोटल में हो रहा होगा। तो प्लीज सवाल में यह सोच के ना छोड़ाइएगा, ओ भाई ना तो मेरे पास यूनिट सोल्ड है ना मेरे पास सेल प्राइस है, मैं कहां से इनको बढ़ाता रहूं? सर जो असर, जो अफेक्ट, जो रिलेशन अलग अलग है वही ओवरऑल बेसिस पे है। तो आपको काफ़ी सवालों में ना इस चीज़ का सामना होगा कि वो आपको बता देगा कि जी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई तो साथ यूनिट्स इतने बढ़ गए, और सवाल में ना तो सेलिंग प्राइस है ना ही यूनिट्स हैं। सर आपको करना क्या है? आपको तो टोटल रेवेन्यू चाहिए ना, आप ये रिलेशन लगाएं और काम को ख़त्म करें। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट ना यही निकालते रहते हैं कि यूनिट सोल्ड कैसे निकालने हैं और सेलिंग प्राइस कैसे निकालने हैं। सर आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो रिलेशन समझ आ गया ये? तो ठीक है।
ठीक है शहजादे। ओ मैं 10:30 अभी आधा घंटा हो गया इसको। हाय यार, काश आप मुझे पहले बता देते ना आपकी क्लास नहीं होती, हम डे 1 से ये आदत बना लेते। क्यों दोस्त? नहीं, मज़ेदार टॉपिक है ना सर, समझने की हद तक सारे मज़ेदार हैं, जब सवाल आते हैं ना सामने गड़बड़ तब हो जाती है। अल्लाह खैर करेगा। ये एग्जाम्पल्स लाजमी लिखिएगा अपने पास, इनको ज़रूर नोट कीजिएगा। अल्लाह अकबर। जी भाई साहब, ओके चलें आगे। तो ये सारी बात बेसिकली रेवेन्यू की है, थर्ड पॉइंट की। एक पॉइंट और थर्ड पॉइंट से मुतालिक। एग्जाम्पल बनाते हैं एक। एग्जाम्पल में यूनिट्स हैं जी 20। इसको मिटा दें, ऐसी फजूल सवाल आप पूछेंगे, फिलहाल यूनिट्स ही रखते हैं बस। यूनिट्स हैं जी 20, सेलिंग प्राइस है 10, वेरिएबल कॉस्ट है 6। रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? 20 × 10। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 20 × 6। ऐसे ही है, कोई मसला? कंट्रीब्यूशन आ गया 80। ओके, अगले साल के लिए उसने बताया कि यूनिट्स सोल्ड इंक्रीज हो गए हैं 20%। रेवेन्यू कैसे निकलेगा बताएं? जो यूनिट सोल्ड पहले थे इसको 20% बढ़ा दें, क्या आंसर आता है? 24। सेल प्राइस वही 10, रेवेन्यू 240। व्हाट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? इसको क्या करूं? इससे भी बढ़ाएंगे मेरे भाई, यही पॉइंट आपको समझाना था। जो भी आंसर आता है देख लीजिएगा। पॉइंट ये है कि सवाल में ना वो बड़ी खामोशी से कह देता है कि जी आपका रेवेन्यू पिछले, आपके सोल्ड यूनिट्स पिछले साल इतने थे, आपकी सेलिंग प्राइस पिछले साल इतनी थी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल इतनी थी।
अगले साल के लिए जो यूनिट सोल्ड है वो इतने % बढ़ गए हैं। स्टूडेंट क्या करता है, रेवेन्यू में यूनिट्स सोल्ड को बढ़ा देता है, वेरिएबल कॉस्ट में नहीं बढ़ाता। पॉइंट ही ये है कि जैसे ही आपके यूनिट सोल्ड चेंज होंगे, ऑटोमेटिकली ऑब्वियस बात है कि वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट्स भी चेंज होंगे। क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, जो यूनिट्स सेल हुए उनकी कॉस्ट। अगर यूनिट्स सोल्ड चेंज होंगे तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल चेंज नहीं होगी, वो भी चेंज होगी। तो सेम इज द केस ओवर हेयर कि अगर आपके यूनिट्स चेंज हुए हैं तो मेरे भाई आपके वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट्स भी साथ ही चेंज होंगे। तो सवाल में वो नहीं बताएगा आपको, वो बस यूनिट सोल्ड की बात करेगा, यूनिट सोल्ड चेंज हो गए तो आपने साथ इसको चेंज करना है। ये एज्यूम्ड बात है, ये ऑब्वियस बात है। नोट इट डाउन। नोट इट डाउन होता है या नोट इट अप होता है जी? सॉरी, नोट इट डाउन होता है कि नोट इट अप होता है? नोट इट डाउन। आप अंग्रेज लोग हैं सर, हम तो सर आप ही छुट्टी कर लेते हैं, मैं कह देता कैमरा मैन नहीं आया, क्लास नहीं होगी, सारे ही आ जाते हो यार। जी अभी तक की सब बातें क्लियर हैं जी? नोट कर लिया आपने, सब बातें समझ आ रही हैं? मिटा दूं सारा कुछ? यार परेशान क्यों है मैं? खैर है, वो बकरा याद आ रहा है, फिर खामोश है यार। वैसे बकरी के आप लोगों को होना चाहिए था, आप लोग तो फारग होते हैं ना सारे, जन्नत में चले जाते, और क्या चाहिए था? क्यों भाई हमजा, तुमने तो वहाँ भी जेल में ही होना था जिस तरह के तुम हो। सैर करने चले गए, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैंने पढ़ना है, सैर करने चले गए? तो नहीं सर, शर्म बात ही कोई नहीं, शर्म तो है ही नहीं हमारे में। मिटा दूँ सारा कुछ? ओके चलें जी। उफ, 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 उफ। ये साइड में मिटा दूँ, ये लिखी रहने दें। जी भाई, सर कुछ फरमाया आपने? नहीं टाइम नहीं सर, क्लास आपको बता तो दिया, टाइम क्लास अब एक्सटेंड हो गई है। अब तो सर कितनी क्लास हो गई है? 1 घंटा 15 मिनट के 20 मिनट? ऑनलाइन वाले चीख चीख के टाइम बता रहे हैं इस वक्त। मन में 1 घंटा 15 मिनट की हो गई है क्लास। चलो 15 मिनट और मेरा भाई, बस 1.5 घंटे की कंप्लीट करते हैं। बिजनेस का ना एक साइकिल होता है, पता है क्या साइकिल होता है? क्या पता है आप लोगों को? बिजनेस जब शुरू होता है ना, तो बिजनेस में सिर्फ खर्चे ही खर्चे होते हैं, बिजनेस की सेल कोई नहीं होती। ओके, यानी कि मैं अगर बात करूं तो रेवेन्यू ज़ीरो, सेल ही कोई नहीं हुई, और वेरिएबल कॉस्ट ये भी ज़ीरो, ना कुछ बना ना कुछ सेल हुआ, ज़ीरो। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? चीफ मिनिस्टर नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन
ओके 0। लेकिन फिक्स कॉस्ट व्हाट अबाउट दिस, ये तो होगी सर, फिक्स कॉस्ट तो होगी, फैक्ट्री का रेंट नहीं देना, शौकत की तनख्वाहें नहीं देनी, और बोले नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, फिर खामोश है, खाना भी नहीं कर रहे, क्या टेंशन है। 50,000 और लॉस आ गया आपको 50,000 का। ये होता है बिजनेस के अर्ली स्टेजेस, जब आप लॉस में होते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब आपके बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देता है, बिजनेस ग्रो करता रहता है, ग्रो करता रहता है। एक वक्त आता है कि बिजनेस उससे मजीद ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। क्यों क्यों ग्रो करता है और एक वक्त आता है वो ग्रो नहीं कर पाता? वजह क्या है इसकी? सर, मार्केट की एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस मुल्क में हर काम, या किसी भी मुल्क में एक काम हद तक ही हो सकता है। अगर आप कहते हैं ना जी मैं हर साल अपनी सेल 10-10% बढ़ाता रहूंगा, सर सॉरी, इनवैलिड, ऐसा नहीं हो सकता। एक रिक्वायरमेंट है, आप मैक्सिमम उस रिक्वायरमेंट तक ही जा सकते हैं, आप उससे ऊपर कभी भी नहीं जा सकते। ठीक होगी बात? तो सर बिजनेस की ना एक मेच्योरिटी की स्टेज आती है कि बस बिजनेस अब यहीं पे खड़ा हुआ है, अब वही सेल्स आती जा रही हैं। जारी बात है यार, अगर पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, अगर पानी की बोतलें वो खरीदना शुरू कर दें, तो सर मुझे बताएं कि कितनी पानी की बोतलें खरीदेंगे वो? रोज का एक बंदा अगर 5 बोतलें भी पी जाए, तो भाई एक वक्त तो आएगा ना कि पहली दफा आप एक एक बोतल बेचेंगे, अगले साल 2-2 बेच लेंगे, तीसरे साल 3-3, चौथे साल फिर वक्त आना है कि सब ने 5-5 खरीद लेनी है। अब उससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? आप नहीं कर सकते। तो ये हर चीज़ के मुतालिक ऐसे है कि हर चीज़ की एक डिमांड होती है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। वो मेच्योरिटी स्टेज होती है। और उसके बाद फिर ये क्या हुआ, डिक्लाइनिंग क्यों हो गई? बेशुमार वजूहात होती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग की वजूहात होती है कि बाप ने पूरा कारोबार बनाया होता है, उसके बाद जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, 3 बेटे, वो 3 बेटे बिजनेस में आते हैं, तीनों आपस में लड़ पड़ते हैं और बिजनेस टूट जाता है और धड़म से नीचे। ये पाकिस्तान में कॉमन है। तभी आपको यहाँ पे कोई भी बिजनेस जो है वो 1947 का नज़र नहीं आएगा, सवाए 1-2 के। उसकी मिसाल शायद मैंने क्लास में दी थी आपको, ठीक है। 1-2 बिजनेसेस के अलावा कोई बिजनेस आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो कि 200 सालों से, 100 सालों से, या सिंस हम बनी 1947 में है, तो सिंस 1947 आपको 1-2 बिजनेस ही नजर आएंगे। वरना बड़े बड़े नाम आए और ऐसा लगता था कि ये तो अन्नी मचा देंगे, लेकिन खुद फारग हो गए। उसकी यही वजह थी, लैक ऑफ डेलीगेशन। इसके बरक्स बाहर की कंपनियां आपको 300-300 साल पुरानी क्यों नजर आती हैं? मर्सिडीज उठा के देख लें 200 साल पुरानी, कोई BMW उठा के देख लें 100 साल पुरानी, कोई कंपनी KFC, मैकडोनल्ड्स, सबवे उठा के देख लें 100 साल से पुराने होंगे सारे ये। क्यों? क्योंकि ये लोग डेलीगेट कर देते हैं चीज़ें आगे। ये सब लोग चीज़ें आगे डेलीगेट करते हैं, बिजनेस चलते हैं, पाकिस्तान में जवाल आ जाता है। तो बहरहाल हम जवाल से तो इतना कंसर्न नहीं है, हमें ज़्यादा कंसर्न है उस वक्त से। किस वक्त से? जब बिजनेस एक ऐसा पॉइंट अचीव कर लेगा जब मेरा रेवेन्यू कितना होगा? मेरा रेवेन्यू साल के तौर पे होगा जी 1 लाख का। मेरी वेरिएबल कॉस्ट साल के तौर पे कितनी होगी? ब्ला 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 50,000 की। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 50,000 का। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? ये मैं इधर से डाटा उठा रहा हूं। और मेरा प्रॉफिट 0, मेरा लॉस 0। मुझे तो इस दिन का इंतजार है। तो पहली बिजनेस की क्या होती है जी प्रायोरिटी? कि वो वक्त आ जाए जब मैं रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी इतना कंट्रीब्यूशन कमा लूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को कवर करने के काबिल हो जाए। यानी मुझे जेब से ना पैसे देने पड़े। यहां पे तो मैं जेब से 50-50 हजार दे रहा था, अब तो मैं कंट्रीब्यूशन कमा कर 50 हजार दे रहा हूं, अब मेरी जेब से बिजनेस में कुछ नहीं जा रहा। ये बात सबको समझ आई? इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हमें तो इस दिन का इंतजार है। ये वो पहला हमारा मकसद होता है। दूसरी स्टेज होती है बिजनेस की, पहली स्टेज तो ये लॉस वाली होती है जी, लॉस स्टेज, और दूसरी स्टेज होती है ब्रेक इवन वाली। यानी कि मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है कि मुझे रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट को 0 के बराबर करना है। ये होता है ना ब्रेक इवन। या फिर
मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट को 0 के बराबर करना है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉर्मूला है ना। या मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बराबर करना है फिक्स कॉस्ट के। तो सर मैंने 3 फॉर्मूलाज तो आपको भी बता दिए, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन हो जाए, बात एक ही है। ये बात सबको समझ आई? तो क्लियर है? तो इसका मतलब है कि मेरा पहला गोल क्या होगा, ब्रेक इवन निकालना। और ब्रेक इवन कैसे निकलता है उसका असल फॉर्मूला वैसे कुछ और है, वो भी आपको बताता हूं। अभी डाटा देता हूं, आप खुद निकाल के देंगे मुझे। ठीक होगी बात? यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? इसको नोट करें, फिर इसके बारे में ब्रेक इवन के मुतालिक आगे बात करते हैं। जी चलें आगे, आगाज करें। ओके, एक एग्जांपल बना रहा हूं जी। कोई मसला इस डाटे में? 1 यूनिट की सेल प्राइस 8 रुपए, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए, फिक्स कॉस्ट 21,000। क्या आप मुझे वो नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करके दे सकते हैं जिस पे ब्रेक इवन हो? करके दे सकते हैं? जो भी समझ आता है, जो भी समझ आता है कर दें। नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे बता दें, कितने बेचूं टू बी सोल्ड फॉर ब्रेक इवन, ये मुझे निकाल दें आप, जैसे भी समझ आता है निकाल दें। अच्छा लिख नहीं रहा, कैलकुलेटर कर रहा है। 7 यूनिट्स। ओके, पहला गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा 7 यूनिट्स। या तुम मानसारा वापस चले जाओ, सही कह रहा हूं जी। चले जाओ वापस मानसारा, क्यों आए हो तुम वापस? थोड़ा आगे जाओ, वहां पे ना राकापोशी व्यू पॉइंट आता है, राकापोशी पे चढ़ के ना छलांग लगा दो तुम। अजीब आदमी हो तुम। 7 यूनिट्स, 7,000 यूनिट्स, दूसरा गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा। हाँ जी जी, ये तो दूर से 21 लग रहा है, 21,000 है। अजीब आदमी है जी। और 7,000, हाँ हमेशा ज्यादा 7,000।
वो कह रहा है पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो वहीं पे फंसा हूं, मुझे तो वही समझ नहीं आ रही। क्यों दोस्त, बकरा याद आ रहा है? जी सब अच्छा है। ये कैसे निकाला आपने 7,000? जी भाई क्या कह रहे, कैसे निकाला? तुम तो चुप करो ना, तुम तो साथ निकाला है, तुम फनकारी ना लगाओ। जी ये कहाँ पढ़ा था? क्यों में पढ़ा हुआ आप लोगों ने? यार पहले बता दे, मैं भी इतनी मेहनत करी जा रहा हूँ। मर्जी है आपकी यार। नहीं नहीं वो तो चले ठीक है, वो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। चले हम ना ज़रा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे जैसा भी होता है, माजी की चीज़ों को याद नहीं रखता वो। मेरे भाई 1 यूनिट अगर बेचता हूँ ना, तो सेल्स होती हैं कितनी? 8 रुपए की, ये लिखा हुआ है। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है जी? 5 रुपए की। क्या ख्याल है? मार्जिन आ जाता है 3 रुपए का। लेकिन सर फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी 21,000 की रहेगी, यानी कि मेरा लॉस कितना होगा जी? 20,097 रुपए। ऐसे ही है, ये बात समझ आई? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि 1 यूनिट ने मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को कितना कम किया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बराबर। देखिए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 21,000 थी, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3 रुपए था। 1 यूनिट बेचने ने मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को 3 रुपए कम कर दिया। 2 यूनिट कितना कम करेंगे? 6 रुपए। 3 यूनिट कितना कम करेंगे? 9 रुपए। करते करते एक वक्त आएगा कि मेरे पास इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा कि वो मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर देंगे, जीरो कर देंगे। यानी कि मुझे यहां पे किसी तरीके से 21,000 चाहिए, क्योंकि अगर ये 21,000 होगा ना, तभी तो यहां पे जीरो आएगा। क्या ये बात सबको समझ आई? अब सवाल ये है कि मैंने तो आपसे ये पूछा था कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बेचूं। सर मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। 1 यूनिट को अगर बेचने पे मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर एग्जांपल 3 रुपए है, या चले उल्टा करके करते हैं इसे, यूनिटी मेथड पढ़ा हुआ, यूनिटी मेथड। सर 3 रुपए मार्जिन आता है 1 यूनिट को बेचने पे, तो सर ओ रुपीस किधर आ गया? यूं। तो सर मुझे बताएं 1 रुपए पे क्या इस तरह आएगा? और अगर मुझे 21,000 चाहिए, यही कहता है ना यूनिटी मेथड? क्या ख्याल है? यही कहता है। तो सर वो जो आप लोगों ने क्यूएम में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, वो असल में उसकी डेरिवेशन ये है कि सर अगर 3 रुपए कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है 1 यूनिट को बेच के, तो मुझे बताइए 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने यूनिट्स को बेचने पे आएगा? 1/3। और मुझे तो 21,000 चाहिए ना, तो 21,000 कैसे आएगा? 21,000 डिवाइड बाई 3। ओके, इसकी डेरिवेशन ऐसे बनती है भाई कि ब्रेक इवन अगर आपने यूनिट्स में निकालना है, तो सर आप न्यूमरेटर में रखेंगे फिक्स कॉस्ट और इसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। ये देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपकी 3 आ गई, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जारी बात है आपने बराबर बराबर रखने, तो न्यूमरेटर में आके 21,000 रखेंगे, 7,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि आप 7,000 यूनिट्स अगर बेचते हैं, फिर क्या होता है जी? फिर आपका ब्रेक इवन आ जाता है। इसको साबित भी कर लेते हैं। कितना है जी रेवेन्यू? 7,000 यूनिट्स इंटू 8, 56,000। वेरिएबल कॉस्ट सेम 7,000 यूनिट्स की, 35,000। कितना बना कंट्रीब्यूशन मार्जिन? 21,000। और फिक्स कॉस्ट जब आप इसमें से लेस करेंगे वो भी 21,000। लें जी, साबित हो गया कि 7,000 यूनिट्स पे आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाता है, यानी ब्रेक इवन आ जाता है। तो इट मीन्स के जो आपको अगला फॉर्मूला आज का बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया वो क्या है जी? ब्रेक इवन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक होगी बात? कोई सवाल? सब अच्छा है। आखिरी बात करते हैं और क्लास खत्म करते हैं। यार चुप कर, तू वापस क्यों आया? आया भी लेट आया, ऊपर बोली भी जा रहा है उस वक्त से, जवाब भी 7 यूनिट। किधर से 7 यूनिट पे ब्रेक इवन आता है? 21 कहाँ से 21 लग रहा है? ये मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है? नहीं ये डिज़ाइन है, मैंने साम बनाया। ये अजीब आदमी है यार ये। आखिरी बात करें जी,
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, बड़े सवालों में काम आने वाली है ये बात। अगर मैं 7001 यूनिट बेचता हूं, प्रॉफिट बताएं कितना होगा? ये कितना होगा? 7001 इंटू 8 बताएं। 56008। ओके, और ये कितना होगा? 7001 इंटू 5, 35005। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा? 21003। ये तो सेम ही रहना है। और प्रॉफिट कितना हुआ जी? 3। क्या समझ आता है? ब्रेक इवन से 1 यूनिट ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट किसके बराबर होगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बराबर। ठीक है। सो फॉर एवरी यूनिट सोल्ड अबव ब्रेक इवन पॉइंट, ये मैं लिख भी देता हूं, ये इस पे लिख रहा हूं, फॉर एवरी यूनिट सोल्ड above break even point, profit will be equal to contribution margin. ओके, तो आपने अगर 1 यूनिट ऊपर बेचा तो देखें 1 यूनिट 3 रुपए के बराबर हो गया। इसकी लॉजिक क्या है सर? लॉजिक ये है कि आपने उतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट कर लिया है कि अब आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है। अब फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, अब हर अगला यूनिट आपको मार्जिन के बराबर प्रॉफिट जनरेट करवा कर देगा। इसलिए बिजनेस का पहला मकसद होता है कि किसी तरीके से अपनी कॉस्ट कवर कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद कॉस्ट में इजाफा नहीं, फिर तो कमाई ही कमाई है। तभी कहते हैं पहला 1 मिलियन बनाना मुश्किल होता है, उसके बाद आसानी ही आसानी है। उसकी वजह ये होती है कि फिर वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती रहती हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? चलें जी, बस ठीक है। इंशाल्लाह बाकी फार्मूलाज हम मंडे को करेंगे, कल क्लास तो नहीं है हमारी, मंडे को करेंगे इंशाल्लाह बाकी सारा फार्मूलाज, और फिर ट्यूसडे से इंशाल्लाह हमारे सवालात शुरू हो जाएंगे। इसमें बस फार्मूलाज की ही गेम है, मैंने आपको पहले बता दिया, और इसमें ज़्यादा काम हमारा सवाल करने का होगा। वो इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आपसे परसों मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।